ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर और हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि नरेश मेहता की संकलित 4 कविताओं में से दूसरी कविता महाभाव लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना, आपके सामने महाभाव कविता का सप्रसंग अर्थ एवं भावार्थ बताने जा रहा हूँ। इसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। विद्यार्थियों, महाभाव कविता में नरेश मेहता जी ने संसार के विभिन्न उपादानों को नई दृष्टि से देखने की बात कही है। नरेश मेहता को प्रकृति का हर उपादान अज्ञात सत्ता का वरदान लगता है। उसी को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। कविता इस प्रकार है विद्यार्थियों। कभी वनस्पतियों को एक कवि की दृष्टि से देखो, कैसी विशाल कौटुंबिकता अनुभव होती है। अमानुषी वन पर्वतों, निर्जन जंगलों, एकाकी उपत्यकाओं में भी पत्र लिखी भूषाए धारे, सुरम्य वर्णी फूल खोसे ये वनस्पतियाँ भाषातीत संकीर्तन करती, निवेदित सुगंध ही सुगंध लिखती रहती है। आदिवासी इन अरण्य पुत्रियों को, अरण्य पुत्रियों यानी वनस्पतियों को, एक कवि की दृष्टि से देखो, कैसी उपनिषदीय आश्रमता अनुभव होती है। पशु प्रिया दूरबाओं के ये हरिद्र अंकुर क्या मात्र पत्तियां ही है। इनमें स्तुतियों की सी कृतकृत्यता नहीं लगती। कृतकृत्यता यानी सार्थकता या पवित्रता। क्या इन उपेक्षित घासों को किसी ऋषि की करुणा ने कोई अनुष्टुप नहीं सौंपा। अनुष्टुप यानी कोई मंत्र या छंद। इनमें किसी देवता का वास नहीं लगता। इन अंत्यज माटी मंत्रों को एक कवि की दृष्टि से देखो, कैसी आह्वानमयी ऋजुता अनुभव होती है। ऋजुता यानी सरलता, सहजता। आकाश में नहीं मेघों की पृथ्वी पर गंगा की कृतार्थता मिलती है। आकाश में नहीं स्वत्व को पृथ्वी पर वानस्पतिक सार्थकता मिलती है। होने दो अवतरित अपने भीतर भी इस महाभाव को, उर्धव की इस अवरोहण यात्रा को, अवरोहण यानी उतारने को, एक कवि की दृष्टि से देखो, कैसी वैष्णवी उत्सवता अनुभव होती है। वैष्णव यानी पवित्र, उत्सवता अनुभव होती है। तो विद्यार्थियों, ये थी महाभाव कविता कवि नरेश मेहता की प्रस्तुत कविता या पद्यांश नरेश मेहता द्वारा रचित महाभाव कविता से ये उद्धृत है। इसमें प्रकृति के विभिन्न पदार्थों को नई दृष्टि से देखने का स्वर व्यक्त हुआ है। लौकिक अनुराग जब सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है तब वह महाभाव कहलाता है। उसमें अज्ञात सत्ता के प्रति आत्मीयता रहती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही भाव व्यक्त किया है। इसमें कवि ने प्रकृति के प्रत्येक उपादान को नई दृष्टि से देखने का आग्रह किया है तथा इनसे अव्यक्त सत्ता के समान सर्वोच्च अनुराग भाव रखने को कहा है। इसमें समस्त प्राकृतिक उपादानों को नवीन अनुरागमयी दृष्टि से देखने का भी आग्रह किया है। विद्यार्थियों, व्याख्या इस प्रकार है। कवि नरेश मेहता जी कहते हैं कि संसार के समस्त प्राकृतिक परिवेश एवं जड़ पेड़ पौधों को एक कवि की दृष्टि से देखो, तो ऐसी भावात्मक दृष्टि से देखने पर उन सभी प्राकृतिक उपादानों में परस्पर परिवार जैसा संबंध दिखाई देता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि नरेश मेहता जी आगे कहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित एवं मनुष्यों से रहित निर्जन यानी मनुष्यों से रहित
पर्वतों अमानुषी वन पर्वतों एवं निर्जन जंगलों और सुनसान पर्वत की निचली समभूमियों में देखो तो वहाँ पर पत्ते रूपी वेशभूषा को भाषा से रहित अर्थात अव्यक्त मौन मूक भाषा में संकीर्तन करती हुई चारों ओर विनम्रता से सुगंध बिखेरती रहती है। ये वनस्पतियाँ वन पर्वत के भूभागों में आदिवासी वन की पुत्रियों की तरह आकर्षक लगती है। यदि सब लोग एक भावुक कवि की दृष्टि से देखें तो इन प्राकृतिक सुषमा से संपन्न वन भागों में उपनिषदकालीन आश्रमों की छटा अनुभव होती है। कवि नरेश मेहता जी कहते हैं कि पशुओं को प्रिय लगने वाली दूब के ये पीले हरे अंकुर क्या केवल पत्तियां ही है? क्या यह अज्ञात सत्ता की स्तुतियों के समान पवित्र एवं सार्थक नहीं लगती? धरती के भूभागों में उगने वाली इन एकदम उपेक्षित अर्थात अत्यंत तुच्छ माने जाने वाली घासों को किसी वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि ने अपनी करुणा से व्यक्त अनुष्टुप छंद नहीं अर्पित किया? अर्थात इन नगण्य घासों का महत्व किसी मंत्र से कम नहीं है। इनमें क्या किसी देवता का वास नहीं है? अर्थात इनमें अज्ञात परम सत्ता का वास है। ये भी उस परम सत्ता के वरदान से हरी भरी रहती है। इसलिए इस धरती के निम्न भाग में स्थित मिट्टी रूपी मंत्रों को एक कवि की अनुरागात्मिक का दृष्टि से देखो। ये कैसी आमंत्रण से युक्त सरलता एवं स्वाभाविकता का अनुभव कराती है। विद्यार्थियों, कवि आगे कहता है कि बादल आकाश में उमड़ते घुमड़ते हैं, बादल आकाश में उमड़ते घुमड़ते हैं, परंतु उन्हें पृथ्वी पर बरसने से और गंगा का प्रभाव बढ़ाने से सफलता मिलती है। आकाश में नहीं अपितु धरती पर ही सभी बीजों को वनस्पतियों के रूप में फलने फूलने की सार्थकता मिलती है। इस प्रकार इस धरती से तथा इस पर विद्यमान प्राकृतिक उपादानों से अनुराग भाव उत्पन्न होने दो। अपने हृदय में ऐसा महाभाव आने दो। ऊपर से नीचे की ओर की इस यात्रा में अव्यक्त सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार कर लो। ऊर्ध्व यानी ऊपर से, अवरोत्र यानी नीचे की ओर। अतएव एक कवि की दृष्टि से प्रकृति को देखो तो तुम्हें ईश्वरीय सत्ता की पवित्र अनुभूति होने लगेगी। अर्थात ईश्वरीय सत्ता के भौतिक वरदान का अनोखा अनुभव होने लगता है। विद्यार्थियों, ये थी इसकी व्याख्या। और कवि ने प्राकृतिक उपादान तथा समस्त वनस्पतियों के प्रति आत्मीयता का भाव व्यक्त किया है। इस कविता में समस्त प्राकृतिक उपादान अव्यक्त सत्ता के द्वारा यथावसर पोषित होते हैं। उनमें प्राणियों की तरह सचेतनता रहती है, अतः उन्हें महाभाव से देखने की आवश्यकता है। कवि नरेश मेहता का प्राकृतिक उपादानों के प्रति जो अनुराग भाव प्रकट हुआ है वह कवि कल्पना से मंडित है। कवि ने प्रकृति के उपादानों को धरती के लिए वरदान बताया है। इस पृथ्वी का सौंदर्य एवं समृद्धि में अज्ञात सत्ता का हाथ रहता है। धरती के प्राकृतिक उपादानों को नए रूपों में दर्शाया गया है। तत्सम शब्दावली एवं अप्रस्तुत विधान एकदम नवीन है। प्राकृतिक उपादानों को अज्ञात सत्ता का वरदान इसमें बताया गया है। और कविता में वैष्णवी उत्सवता से अव्यक्त सत्ता के प्रति अनुराग भाव की वंदना करने से यह भाव काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। पर्यायोक्त अलंकार, परिकर, रूपक, आक्षेप, उपमा एवं मानवीय करण अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है। तो ये थी विद्यार्थियों कवि नरेश मेहता की दूसरी कविता महाभाव, जिसका वाचन और
से प्रसंग व्याख्या एवं भावार्थ मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।